नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में पढ़ा जाएगा गणित के महत्वपूर्ण सूत्रों के विषय में चर्चा की जाएगी, जो आपके आगामी जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो नवोदय का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीटी पर लसी पेट का आपको एग्जाम देना हो, चाहे ये एसएससी जीडी का एग्जाम हो, सब में ये जो फार्मूले हैं आपको 2-4 नंबर जरूर इन फार्मूलों से आपको मिलेगा, क्योंकि जब फार्मूला आप भूल जाएंगे तो आप उस सवाल को नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति से स्टार्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए संख्या पद्धति का मतलब, इसका मतलब होता है इसमें नंबर सिस्टम आते हैं। तो इसके विषय में संपूर्ण जानकारी का एक वीडियो मैं बनाया हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहाँ से जाके उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा जो संख्या पद्धति से संबंधित है। तो इसमें पहले आता है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? जो गिनने में प्रयोग होता है। तो इसका एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फार्मूला क्या होगा। तो आपका इसका फार्मूला होता है n+1/2 होता है। और इसके बाद में एक सवाल आता है कि क्रमागत प्राकृतिक संख्या का वर्ग दिया रहेगा, तब आपको उसका योगफल निकालना रहेगा। तो उसके लिए फार्मूला होता है n+1, दूसरे कोष्टक में 2n+1 होता है, अपान में 6 होता है। और इसके बाद में इसके घनों का योगफल यदि निकालना है तो इसका फार्मूला होता है n+1/2 पूरे का स्क्वायर होता है। और इसके बाद में यदि बात किया जाएगा सम संख्या का योगफल, क्रमागत सम संख्याओं का योगफल पूछता है, तो आपका उसका फार्मूला होता है n+1 होता है। इसमें जो n होता है, n = नंबर ऑफ इवन नंबर आर आठ नंबर। तो आपका यदि 8 नंबर का जो फार्मूला होता है तो उसका आपका होता है n² हो जाता है। यहाँ पे क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल का फार्मूला होता है n², क्रमागत सम संख्याओं का फार्मूला होता है, योगफल का फार्मूला होता है आपका n+1 होता है। देखिए यहाँ पे जो होगा, जो भी n है, n में क्या आता है? नंबर ऑफ इवन नंबर है 8 नंबर। इसका मतलब है यदि मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2 से लेके 37 तक सम संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? पहले n का मान निकालेंगे। तो 37 में क्या होगा? सम संख्या कितनी होगी? तो 37 में क्या करते हैं, आपका एक माइनस कर देते हैं। तो उससे पहले एक नंबर आता है 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाता है 18 आ जाता है। तो 1 से लेके आपका 37 तक जो नंबर आप इवन नंबर होता है वो 18 हो जाएगा। तो इस फार्मूले में यदि रखना रहेगा तो आपको रखेंगे 18 + 1, तो 18 × 19 हो जाएगा। 19 वाटे होता है 152 होता है, और आपका 15 हो जाएगा। 19 × 19, 15 19 आपका 34 होता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 1 से लेके 37 तक क्रमागत सम संख्याओं का योगफल का फार्मूला के हिसाब से यदि योगफल निकाला जाएगा तो उसका नंबर आता है 342 आता है। और इसके बाद में यदि आपका विषम संख्या का भी इसी आधार पे दिया है, तो देखिए जब शुरू से लेके 1 से लेके 37 तक में 36 आपका कितना है? सम संख्या है। तो आपका 37 क्या होता है? विषम संख्या। इसका मतलब कोई भी नंबर है, यदि आपका लास्ट नंबर इवन है तो वहाँ का मतलब होता है शुरू से दिया है तो 10/2, आधा सम संख्या आधा विषम संख्या। लेकिन लास्ट वाली संख्या जो मैं लिया हूँ 37, वो आपका क्या है? विषम संख्या है। तो इसमें क्या करेंगे? 18 आ गया है, सम संख्या आया 1 से लेके 37 तक में, तो उसमें 1 प्लस करेंगे तो आपका 19 आ जाता है। तो यहाँ पे रखेंगे 19 का स्क्वायर। तो 19 का जो स्क्वायर होता है वो आपका आता है 361 आ जाता है। 19 का स्क्वायर आता है। तो इस तरीके से 1 से लेके 37 तक का सम संख्याओं का जो योगफल होगा वो 342 होगा, और जो विषम संख्याओं का योगफल होगा वो 361 होगा। आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपका आंसर आएगा उस आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए यदि पूछता है क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल और क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछता है, तो इसके लिए 2 फार्मूला होता है। एक जो फार्मूला होता है उसमें केवल यहाँ पे जो n लिखा है, n होता है अंतिम संख्या, मतलब अंतिम जो संख्या रहेगा। जैसे मैं आपको दे दिया 2 से लेके, यहाँ पे यदि दिया है आपका 2 से लेके 40 तक की सम संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? 40 यहाँ लिखेंगे। 40 जो है यहाँ पे लिख देंगे 40, l बराबर में 40 हो जाएगा। इसके बाद में 40 + 1 41, 40 + 2 42 हो जाएगा, बटे में 6 हो जाता है, डिवाइड कर सकते हैं। यदि आपको क्या करना है, नंबर आप 2 से लेके 40 तक में सम संख्या यदि निकालना है, तो यहाँ जो सम संख्या टोटल आएगी
20 आ जाती है सम संख्या। तो इसको आप यदि इस तरीके से लगा रहे हैं, देखिए यदि अंतिम संख्या लगाएंगे सवाल आप योगफल वर्गों का, तो आप फार्मूला लगाएंगे यल प्लस 1 यल प्लस 2 बटे में 6 वाला फार्मूला लगाएंगे। और यदि आप क्या करते हैं, नंबर आप इवन नंबर या नंबर आप आड नंबर कंसेक्वेंटली जो गिवन है आपका प्रश्न में उसके अनुसार पे लगाएंगे। तो आप फार्मूला लिखेंगे 2n n प्लस 1 और दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 1 बटे में 3, ये भी आपका फार्मूला है और ये भी फार्मूला है। और ये वाला जो पहला वाला फार्मूला है यल बराबर में अंतिम संख्या के लिए है, और ये जो नीचे का फार्मूला है ये आपका बताता है यन, मतलब जो क्रमागत आपका संख्या दिया रहेगा उसमें कितनी सम संख्या है या कितनी विषम संख्या है, तो उसके आधार पे ये फार्मूला आपका लग जाएगा। तो आप अब देखिए आगे बात करते हैं। यदि देखिए दे देता है 1 से लेके 40 तक, 1 से लेके 48 तक या 40 तक जो भी आपको दे दिया, 1 से लेके 40 तक में कितनी संख्याएं हैं जो आपका 2 से विभाजित हो जाएंगी। इसके लिए किया जाएगा यहाँ पे 2 लिख लेंगे, प्लस में डाट कितना हो जाएगा 48, क्योंकि पहली संख्या 2 ही है जो 2 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी, आखिरी वाला संख्या 48 है। तो इसको यदि फार्मूले में आप रखते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं यल बराबर में आपका हो जाता है 48 हो जाएगा, इसको यहाँ लिखिएगा 48 हो जाएगा। और जो ए का मान होगा, ए का मान आपका 2 हो जाएगा, n माइनस 1, डी का मान कितना होगा 2। तो यहाँ देखिए 48 में से 2 घटाएंगे तो आपका 46 आएगा, और 46 में आप यदि 2 से डिवाइड करते हैं तो 23 आता है, और ये 1 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, n का मान आपका आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब देखिए एक क्रमागत आपको दिख रही है, विषम संख्या है, तो क्रमागत विषम संख्या का यदि नंबर आप संख्या निकाला जाता है कितनी आपकी सम संख्या है कितनी विषम संख्या है, तो क्या करेंगे 48 में आपका 2 से डिवाइड कर देते हैं, जो लास्ट वाली सम संख्या होती है उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका जितना आता है उतना ही क्या हो जाएगा सम संख्या हो जाएगा, यहाँ पे 24 आ गया। और यदि कह रहा है कि 2 से विभाजित होने वाली 48 तक की सभी संख्याओं का योगफल निकालना है, तो उसके लिए आप फार्मूला लगाएंगे Sn बराबर में n/2 कोष्टक में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या होता है, डी बराबर में होता है सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब होता है कोई पद माइनस में पूर्ण पद होता है, और जो ए होता है ए का मतलब होता है प्रथम पद, और यल का मतलब होता है अंतिम पद, और टीएन का मतलब होता है यनवा पद, और एसएन का मतलब होता है यन पदों का योगफल, इसको एसएन डिनोट करता है। तो इतना देखिए आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए आगे यहाँ बात करते हैं औसत। औसत जैसे यदि आपसे पूछ देता है कि 40, किसी का वजन 40 किलो है, किसी का वजन 48 किलो है, किसी का वजन कितना है 54 किलो है। 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका वजन 40 किलो, 48 किलो, 54 किलो है, तब इनका औसत निकालना है। तो इनका औसत होगा पदों का योग, मतलब जो व्यक्ति हैं उनका जो मतलब अलग अलग जो वजन है उस वजन को जोड़ेंगे, बटे में जो व्यक्तियों की संख्या 3 है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसका 40 केजी, 48 केजी और 54 केजी का औसत मतलब इस फार्मूले से निकाल के आप उसका जो आंसर होगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब देखिए बात करते हैं अनुपात। तो अनुपात जो होता है ये एक भिन्न का हिस्सा होता है। जैसे भिन्न होती है, भिन्न में क्या होता है अंश बटे आपका हर होता है, वैसे आपका अनुपात भी होता है। तो अनुपात में आपका होता है अंश बटे में हर। तो यहाँ पे एक अनुपात दिया है, ये संबंधित बी दे दिया 2 संबंधित 3, और बी संबंधित सी दिया 4 संबंधित 3। और यदि आपसे पूछता है एग्जाम में कि आपको ए संबंधित बी संबंधित सी का मान निकालना है, तो उसके लिए आप यही करेंगे कि ए संबंधित बी पहले लिखिएगा, यहाँ पे देखिए ए संबंधित बी आप लिखिए, फिर इसके बाद में बी संबंधित सी लिख लीजिए, बी के नीचे सी। अब क्या करेंगे जस्ट बी के जस्ट आगे आपका जो बी का ही मान होगा, बी के जस्ट आगे बी का मान लिखिएगा, और बी यहाँ है बी के जस्ट पहले बी का मान लिखिएगा, और ये वाला जो बी का मान है यहाँ से जो ए संबंधित बी का रेशियो है इससे लिखिएगा, और यहाँ पे आपका जो बी वाला मान है ये इस रेशियो से लिखिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं लिखा हूँ 2 संबंधित 3, फिर आगे जो स्पेस बचता है यही 3 लिखा जाता है, फिर इसके बाद में जो बी संबंधित सी को बी के नीचे लिखेंगे, 4 संबंधित 3 इसके पहले आपका 4 लिख देंगे। इसका क्या करते हैं मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 2 चौक 8 होता है, 4 3 12 होता है, 3 3 का 9 हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। कभी कभी देखिए पूछता है कि आपका ए संबंधित बी कुछ दे दिया है, ठीक है, ये आपका ए संबंधित बी है और बी संबंधित सी दे दिया है, तब आपको निकालना है ए संबंधित सी का वैल्यू निकालना है। इसके लिए जैसे देखिए यहाँ पे ये संबंधित बी दे दिया आपको 2 संबंधित 3,
और आपका बी समंदे सी दे दिया है, आपको 4 समंदे दे दिया है, 9 दे दिया है। तो इसमें क्या करना है, आपको ए समंदे सी का मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे, ए बटे बी गुणे में बी बटे सी करेंगे, तो यहाँ 2/3 आ जाएगा, गुणे में 4/9 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 2 चौक 8 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। तो ये देखिए बी से बी कट जाएगा, तो आपका ए बटे सी आ जाएगा, 8 बटे कितना आएगा, 8/27 आ जाएगा। यही आपका किसका वैल्यू होगा, ये संबंधे सी का जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा, 8/27। तो यदि ये संबंधे सी का वैल्यू निकालना है तो इस तरीके से निकालेंगे, और यदि ये संबंधे बी संबंधे सी का वैल्यू निकालना है तो ये जो तरीका है इस तरीके से निकाला जाएगा। अब देखिए आगे बात करते हैं, यदि आपका दे देता है ए संबंधे बी समानुपाते बी संबंधे सी संबंधे डी दे दिया, तो इसमें यदि आपका सबका वैल्यू निकालना है तो उसके लिए किया जाता है, यहाँ पे आपका ए संबंधे बी 2 संबंधे 3 दिया, बी संबंधे सी 4 संबंधे 5 दिया है, और सी संबंधे डी 1 संबंधे 5 दे दिया है। इसको देखिए जस्ट करते हैं, जो आपका 2 संबंधे 3 है इसको यहाँ लिखिए, फिर इसके बाद में अनुपात लगा दीजिए, और जो आपका रहता है 3 है तो 3 इसको यहाँ लिखा जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ 4 संबंधे 5 लिखेंगे, 4 यहाँ लिख देंगे, 5 ये क्या है 5 आगे लिखा जाएगा, और इसके बाद में 1 संबंधे 5 जो आपका सी संबंधे डी का मान है इसको लिखा जाएगा, और इसके बाद इसके जस्ट पहले 1 लिख देंगे और इसका गुणा कर देते हैं। तो 2 चौक 8 होता है, 3 चौक को 12 गुणे अगर 1 करेंगे तो 12 ही आएगा, 3 पाँचे 15 गुणे 1 तो 15 आएगा, और 3 पाँचे 15 हो जाएगा, 15 पचे कितना होता है 75। तो इस तरीके से आपका मान निकल के आ जाएगा, ए संबंधे बी समानुपाते सी संबंधे डी का वैल्यू निकल के आ जाएगा, यदि अलग अलग दिया है। अब देखिए आगे जस्ट बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ये होता है ये संबंधे बी समानुपाते सी संबंधे डी होता है। तो इसमें आपका एक तरीका होता है कि मध्य पदों का गुणनफल आपका बी गुणे सी बराबर में होता है बाह्य पदों का गुणनफल, तो ए गुणे डी हो जाएगा। जो यहाँ पे है बी गुणे सी बराबर में ए गुणे डी, ये भी आपका इस तरीके से भी पूछा जाता है कि जैसे आपको ए का मान दे दिया, बी का मान दे दिया, डी का मान दे दिया, सी का मान निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं, यदि आपसे पूछा जाता है कि ए और बी दिया गया है, इनका मध्य अनुपाती आपको निकालना है, तो उसके लिए किया जाता है ए और बी का मध्य अनुपाती, इसके लिए होता है कड़ी में ये भी हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए जो मध्य अनुपाती होता है वो क्या होगा, ये संबंधे बी एक्स समानुपाते एक्स संबंधे डी हो जाएगा। तो अब देखिए जो मध्य पद का गुणनफल होता है एक्स स्क्वायर गुण बराबर में हो जाएगा आपका बाह्य पद का गुणनफल, तो ये गुणे बी हो जाएगा, एक्स बराबर में क्या हो जाए अंडर रूट ये भी आ जाएगा, यही आपका है मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती का फार्मूला होता है अंडर रूट ए बी होता है, और यदि आपको तृतीय अनुपाती निकालना है तो उसके लिए किया जाएगा बी स्क्वायर बटे में ए हो जाता है। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए आगे बात करते हैं, अब देखिए प्रतिशत आता है, तो प्रतिशत में मैं ये कई फार्मूला बताना चाहता हूँ जिससे ज़्यादातर जो आपका प्रतिशत का सवाल है वो लग जाएगा, और प्रतिशत की एक वीडियो आएगी उसको भी आप लोग देखिएगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ देखिए प्रतिशत बराबर में होता है प्राप्तांक बटे में पूर्णांक गुणे में 100। मान लीजिए आपका किसी परीक्षा में आप बैठते हैं, 400 नंबर है, उसमें से आप पाते हैं 50 नंबर, आपके घर वाले आपसे पूछते हैं आपने कितना प्रतिशत पाया है, तो उसके लिए किया जाता है जो आपका होता है प्राप्तांक जो होता है उसमें क्या करते हैं पूर्णांक से भाग करते हैं, गुणे में 100 करते हैं, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा, और यदि इसको 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, तो कितना आएगा 12.5% आ जाएगा। अब देखिए आगे बात करते हैं लाभ तथा हानि की, तो ये काफ़ी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसमें क्या होता है लाभ तथा हानि में, इसमें क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य को सीपी कहा जाता है, सीपी का मतलब कास्ट प्राइस होता है, विक्रय मूल्य जो होता है उसको एसपी कहा जाता है, वो आपका होता है सेलिंग प्राइस। तो यहाँ क्रय मूल्य होता है मतलब लागत मूल्य क्रय मूल्य, और बेचने वाला जो मूल्य होता है उसे क्या कहते हैं विक्रय मूल्य। तो यदि किसी वस्तु का जो लागत है वो उसको बेचने वाले मूल्य से अधिक है, मतलब वस्तु को 5 रुपए में खरीद कर उसको 4 रुपए में बेच रहे हैं, तो आपका क्या होगा हानि होगी। तो हानि बराबर में होता है क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य हो जाता है। और इसके बाद में यदि आपका क्रय मूल्य 5 रुपए में सामान को खरीद है और उसके बाद उसको 8 रुपए में बेच रहे हैं, तो आपका यहाँ पे लाभ होगा। तो कितना लाभ होगा, 8 में से 5 घटा देंगे तो 3 रुपए का क्या हो जाएगा, 3 रुपए का लाभ आएगा। तो यहाँ जो लाभ होता है, लाभ बराबर में होता है विक्रय मूल्य माइनस में आपका हो जाता है
क्रय मूल्य। देखिए चाहे हानि निकाला जाता है चाहे लाभ निकाला जाता है तो सबके लिए यही किया जाता है, जो भी आपका हानि या लाभ होता है उसको क्रय मूल्य से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं और 100 का क्या करेंगे, गुणा किया जाता है। अब देखिए आगे बात करते हैं, जब किन्हीं वस्तुओं का बेचने वाला जो मूल्य है विक्रय मूल्य यदि समान हो तब उसको यदि x% लाभ पर बेचा जाता है और x% हानि पर बेचा जाता है तब उस पर कुल प्रतिशत कितना हानि होता है, तो आपका होता है x²/100% की उसको हानि हो जाती है। जैसे वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है और इसके बाद में फिर 5% हानि पर, ठीक है, 5% हानि होती है 5% लाभ होता है, तो कुल लाभ या हानि हो जाएगा 5 का स्क्वायर करेंगे बटे में 100 तो 25 हो जाएगा, 25 बटे में 100 आएगा तो ये आपका हो जाता है 0.25 कितना 0.25% आ जाएगा, ये आपका कुल जो हानि होता है। और इसके बाद में यदि बात करते हैं जब वस्तु का क्रय मूल्य समान होता है, देखिए जब वस्तु का क्रय मूल्य समान होता है तब उस समय यदि आपसे पूछा जाता है कुल लाभ या हानि कितना होगा, तो कुल लाभ या हानि जो होता है उसका फार्मूला होता है 1/100 प्लस लाभ, पहला वाला लाभ या हानि परसेंटेज प्लस में 1/100 प्लस दूसरा वाला लाभ या हानि परसेंटेज बराबर में 2/100 प्लस कुल लाभ या कुल हानि। तो इसको आप ऐसे रखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई घोड़ा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई घोड़ा है उसको क्या किया जा रहा है 5,000 रुपये में, दोनों का जो आपका क्रय मूल्य 5,000 रुपये है, एक को 10% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे को 15% क्या है हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ या हानि कितना होगा, तो यहाँ पे आप रखिएगा 1 में पहले लाभ हो रहा है फिर हानि हो रही है तो 100 में जोड़ा जाएगा 110 हो जाएगा, प्लस में 100 में से 15 घटाएंगे तो 185 हो जाएगा, बटे में 1 प्लस कुल लाभ या हानि कितना होगा, तो 100 प्लस में क्या होगा x हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो x का आपको वैल्यू आ जाएगा, यदि प्लस में आता है तो लाभ होता है, यदि माइनस में आता है तो क्या हो जाएगा आपका वहाँ पे हानि हो जाता है। अब देखिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे क्रय मूल्य लाभ हानि और क्या होता है विक्रय मूल्य। जैसे कोई वस्तु किसी वस्तु का दाम आपका 5,000 रुपये है, ठीक है, मान लीजिए किसी वस्तु का दाम 10,000 रुपये है, ये क्या कर रहा है बी को 5% लाभ पर दे रहा है, बी सी को क्या कर रहा है 8% लाभ पर दे रहा है सी को। तो अब पूछ रहा है सी का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो सी का विक्रय मूल्य बराबर में लिखेंगे 10,000 ये जो आपका हो जाएगा ए का क्रय मूल्य गुणे में 100 प्लस में ये आपका लाभ दे रहा है और ये भी लाभ दे रहा है तो 105 हो जाएगा बटे में 100 गुणे में 108 बटे में 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सी का विक्रय मूल्य आपको मिल जाएगा। अब देखिए आगे बात करते हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है आपका एसआई बराबर में पी गुणे आर गुणे टी होता है। साधारण ब्याज बराबर में मूलधन, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, तो आपका मूलधन गुणे में दर गुणे में समय बटे में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाता है। और यदि आपको मिश्रधन निकालना है, अमाउंट यदि निकालना है तो अमाउंट बराबर में होता है आपका जो साधारण ब्याज होगा प्लस में होता है मूलधन होता है। और इसके बाद में बात करते हैं यदि किसी साधारण ब्याज पे कोई धन क्या कर रहा है टी वर्षों में r% साधारण ब्याज से n गुना हो जाता है, तब उसका फार्मूला होता है n-1 गुणे 100 बराबर में RT होता है। और यदि मान लीजिए आपका जो r है जो रेट है, मान लीजिए यदि यहाँ पे n1 वर्ष में, ठीक है, n गुणे 100 बराबर में RT हो गया, लेकिन यदि कह रहा है कि r का मान समान है तब कोई धन n1 वर्ष में T1 होता है, n2 वर्ष में कितना हो जाता है T2 हो जाता है। इसके लिए किया जाता है n1 माइनस का 1 बटे में n2 माइनस का 1 बराबर में T2 बटे में T1 हो जाता है, तो इतना हो जाता है। अब देखिए आगे बात किया जाता है कि जैसे एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, यदि तिमाही की बात किया जाएगा 3-3 महीने की यदि बात किया जाएगा एक वर्ष में, तो आपका तिमाही जो होता है एक वर्ष में कितना तिमाही होता है 4 तिमाही होता है। और यदि छमाही की बात किया जाएगा 6 से भाग करेंगे तो एक वर्ष में कितना छमाही होता है, तो 2 छमाही होता है, एक वर्ष में 2 छमाही हो जाता है। और एक वर्ष में कितना तिमाही होता है, तो 4 तिमाही होता है और 2 छमाही होता है। अब देखिए एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज बराबर में क्या होता है मिश्रधन। जो चक्रवृद्धि ब्याज में आपका फार्मूला होता है तो आपका होता है मिश्रधन बराबर में P कोष्टक में 1 प्लस
r/100 पूरे की पावर n होता है। तो यहाँ पे जो r है, r बराबर में क्या है, दर है। तो जो दर होता है इसमें क्या करते हैं, यदि आपको छमाही या तिमाही में बदलना है तो क्या करेंगे, दर में तिमाही है तो 4 से क्या करेंगे आप, 4 से दर में भाग करेंगे और इसके बाद में 4 से समय में क्या करेंगे, 4 से समय में गुणा कर देंगे तो आपका चेंज हो जाएगा। और देखिए यदि आपने यहाँ से ये निकाल लिया, आपको पी पता है, तो आपको यदि निकालना चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर में हो जाएगा मिश्र धन माइनस का क्या होता है, मूलधन होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर में। और इसके बाद में देखिए जो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि 2 वर्ष का सीआई और एसआई में जो अंतर होता है, सीआई का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट का मतलब साधारण ब्याज। तो 2 वर्ष का सीआई और एसआई का जो अंतर होता है उसका फार्मूला होता है P गुणे r/100 पूरे का स्क्वायर हो जाता है। P का मतलब होता है मूलधन होता है, R का मतलब आपका रेट होता है और ये अंतर हो जाएगा। और देखिए ज़्यादातर परीक्षाओं में आपको यदि आप यूपी का एग्जाम देंगे या एसएससी जीडी का देंगे तो उसमें ऐसे ही रेलवे के एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछता है कि 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपया है और इसके बाद में 25% ब्याज की दर है तो मूलधन कितना होगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और इसके बाद में यदि 3 वर्ष का पूछता है सीआई और एसआई का डिफरेंस, तो उसका फार्मूला होता है अंतर बराबर में P गुणे r/100 होता है पूरे का स्क्वायर गुणे में 300 प्लस में r/, में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाता है। तो इतना ही है। तो इतना जो फार्मूला है आप लोग अच्छे से एक बार इसको देख लीजिएगा। यदि आप जानते हैं फिर भी वीडियो को एक बार देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आपका रिवाइज भी हो जाएगा। मैं एक कह सकता हूं कि आपने यदि ये वीडियो देखा है अच्छे से तो आपको 2, 4, 6 प्रश्न जरूर, मतलब जिस भी एग्जाम में आप बैठेंगे उसमें ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैथ में ये फार्मूला यदि भूल जाते हैं तो दिक्कत होता है, सवाल नहीं लग पाता है। तो इस तरीके से आप लोग वीडियो को देखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।